पड़ाव को और भी यादगार बनाने के लिए यादों को संजोने का काम भी किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात की इस यात्रा के उपलक्ष्य में अब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा तैयार किए गए एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन करेंगे। डाक टिकट के विमोचन के लिए मैं केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि वो माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को स्मारक डाक टिकट का पहला एल्बम विमोचन हेतु प्रदान करें और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया वो स्मारक डाक टिकट का विमोचन करें। जोरदार तालियां हो जाए। मन की बात की इस यात्रा और 100वें पड़ाव को और स्मरणीय बनाने के लिए स्मारक सिक्का भी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा विमोचन किया जा रहा है। इस कड़ी में मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्मारक सिक्का माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को प्रदान करें। माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वो स्मारक सिक्के का विमोचन करें। ये 100 रुपए का सिक्का स्मारक सिक्का 4 धातुओं से मिलकर बना है, जिसमें चांदी, तांबा, निकेल और जिंक का सम्मिश्रण है। इस सिक्के का निर्माण कोलकाता स्थित भारत सरकार के टकसाल और भारत प्रतिभूति मुद्रा तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस अविस्मरणीय मौके को यादगार बनाने के लिए। स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और अब बारी है इस ऐतिहासिक मौके को और भी ऐतिहासिक बनाने की। अब मैं बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ अनुरोध करना चाहूंगा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि वो कृपया आए और इस मौके पर हम सभी को अपने विचारों से मार्गदर्शन करें। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय रेलवे और दूरसंचार मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान पंकज चौधरी जी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, और आज जिनके कारण मन की बात सुशोभित हुई है वो सारे सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर भाइयों बहनों और उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज अनुराग भाई ने मुझे निमंत्रण देकर मन की बात के एपिसोड की 100वें एपिसोड की पूर्व संध्या पर मन की बात के स्मरण में सिक्का और डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम में मुझे आप लोगों से मिलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम एक अद्भुत प्रयोग जिसने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली
हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जन संवाद के अनेक माध्यम और मोदी जी ने मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत आनंद की बात है कि आकाशवाणी को जन संवाद के लिए चुना, क्योंकि मैं बचपन से आकाशवाणी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। मैं हमेशा मानता हूं कि आकाशवाणी भारत की जनता की आत्मा की आवाज है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि ढेर सारी महत्वपूर्ण यादें मैंने आकाशवाणी पर ही सुनी। भारत और बांग्लादेश में भारत की विजय को मैंने आकाशवाणी पर ही सुना है। इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना है कि इंदिरा गांधी पराजित है। ढेर सारे समाचार जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनको मालूम होगा कि आप तक वहीं पहुंचे, आकाशवाणी के माध्यम से ही पहुंचे। और मैं संगीत का शौकीन आदमी हूं। दूर दराज इलाकों में, सीमांत क्षेत्रों में देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की फरमाइश पर एक कार्यक्रम चलता था शाम को 7 बजे, जयमाला। और जयमाला को मैं सुनने वाला नियमित देखा हुआ। दूर दराज के गांव के अंदर भी उनके मनोरंजन के लिए अगर कोई साधन था तो आकाशवाणी ही थी। और बदलते समय के साथ अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है, उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात तो जनता तक पहुंचनी ही थी। परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के, हर अंचल में, हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम। मित्रों, एक अच्छा अद्भुत कार्यक्रम जो लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है, लोकतंत्र की प्रमुख एस्पेक्ट जो है उसमें से एक एस्पेक्ट है जनता और नेता के बीच में संवाद। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र की नींव इतनी ही मजबूत होती है। ये संवाद जितना मजबूत होता है, लोकतंत्र इतना मजबूत और सफल होता है। और वो संवाद जितना सार्थक होता है, लोकतंत्र इतना परिणामदेही बनता है। लोकतंत्र के सुफल तभी ही मिल सकते हैं जब नेता और जनता के बीच में संवाद हो। और 9 साल के सब एपिसोड को तो नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने 100 एपिसोड होंगे मैंने सुना नहीं है, मगर कंटेंट से मैं अनजान भी नहीं। मैं जो भी काम करता था, पार्टी का करता था, सरकार का करता हूँ, मेरे सामने हर मन की बात की कंटेंट बुलेट पॉइंट में आती है। एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्यक्रम है जिसमें 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की। चाहे भी दुनिया में ऐसा संवाद होगा, क्योंकि राजनेताओं की छवि जो बनी है कि वो जीते भी राजनीति में है, काम भी राजनीति के लिए करते हैं, सोते भी राजनीति में है और जगते भी राजनीति। मोदी जी ने इस 99 एपिसोड के माध्यम से, इन 99 एपिसोड के माध्यम से देश की सज्जन शक्ति, देश की सात्विक शक्ति और देश की सृजनात्मक शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जिस देश की सज्जन शक्ति संगठित न हो,
जिस देश की सात्विक शक्ति संगठित न हो, जिस देश की सृजनात्मक शक्ति संगठित न हो और जिस देश की तीनों शक्तियां परिष्कृत और पुरस्कृत न हो, वो देश में लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की सफलता के मूल मंत्र को मोदी जी ने 99 एपिसोड के माध्यम से जमीन पर उतारा। मोदी जी ने ये 9 साल में अनेक क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, नए नए आयाम गढ़ने का काम किया है, नए नए सुधार करने का काम किया है। इनोवेशन भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने इसको प्रमोट किया है। परंतु हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मोदी जी के 2 बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। एक, उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जो हमारी जनता के मत की अभिव्यक्ति को प्रदूषित करती थी। मत की अभिव्यक्ति अगर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से प्रदूषित है तो ठीक से अभिव्यक्ति नहीं होती है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले गया। जो परफॉर्म करेगा, जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, वो देश में शासन करेगा। उसका परिवार कौन सा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जाति कौन सी है महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म कौन सा है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप जनता की अपेक्षा पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो, इसको मोदी जी ने एस्टैब्लिश किया और इसने हमारे लोकतंत्र को एक नई आयु दी है, नई ऊर्जा दी है और नई दिशा दी। इसके साथ साथ मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों का लोकतंत्रीकरण किया। पहले पद्म पुरस्कार सिफारिश से मिलते थे और पद्म पुरस्कार मिलने वाले की वग कितनी है, वग शब्द गुजराती है मगर रसूख कितना है, इसके आधार पर पद्म पुरस्कार मिलते थे। आज पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आप खुद अपना योगदान भेज दो। मुझे पूरा भरोसा है एक पारदर्शी कमेटी समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली निर्णय करती है और उसको पद्म पुरस्कार छोटे से छोटे व्यक्ति को मगर बड़े कंट्रीब्यूशन करने वाले, तो बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी ने लोकतंत्र के अंदर किया है। और तीसरा, यही बात से जुड़ा हुआ, मन की बात के माध्यम से समाज के अंदर छोटे छोटे प्रयोग करने वाले, समाज के अंदर अनेक क्षेत्रों के अंदर सफलता के साथ काम करने वाले, समाज जीवन को कंट्रीब्यूट करने वाले, समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने वाले और समाज को सही दिशा देने वाले ढेर सारे लोगों को और ढेर सारी संस्थाओं को नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की ये दोनों चीजों ने बहुत मजबूती प्रदान की है। लेकिन कोई भी समाज हो, जब तक समाज की सज्जन शक्ति, सात्विक शक्ति और समाज की सृजनात्मकता एकत्रित नहीं होती है, परिष्कृत नहीं होती है, पुरस्कृत नहीं होती है, समाज कभी सामर्थ्यवान नहीं बन सकता। समाज नेताओं से सामर्थ्यवान नहीं बनता है, समाज जनप्रतिनिधियों से अकेले से सामर्थ्यवान नहीं बनता है। समाज के अंदर पड़ी ये तीनों शक्तियों को संगठित होने से, मजबूत होने से ही सामर्थ्यवान होता है। और मोदी जी ने समाज को सामर्थ्यवान बनाने के माध्यम में मन की बात का उपयोग किया और आकाशवाणी को भी एक प्रकार से नया जीवन दिया, पुनर्जीवित किया। इसलिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में कम्युनिकेशन स्किल को एक शब्द का भाषण करे बगैर व्यवहार में अगर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से उतारा है तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। अपने आचार से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से और अपनी जनता के साथ की हुई बातों में उन्होंने इतने परफेक्ट कम्युनिकेटर का काम किया है।
शायद मैं नहीं जानता कम्युनिकेशन स्किल मोदी जी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, मगर कम्युनिकेशन स्किल के पंडित भी अगर इनके ये काम का एनालिसिस करेंगे तो उनको जरूर लगेगा कि इनको पीएचडी मानद पीएचडी कम्युनिकेशन की इतना परफेक्ट कम्युनिकेशन किसी नेता का। मैं भी बड़े बचपन से सार्वजनिक जीवन में हूँ, 12 साल का था तब से हूँ, मगर मैंने इतना परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल और परफेक्ट कम्युनिकेशन किसी भी नेता का नहीं देखा है। दुनिया में कई उदाहरण हैं, नेल्सन मंडेला का रेडियो संबोधन, प्रेसिडेंट मैसेज, इसके साथ साथ रूजवेल्ट के फायरसाइड चैट्स और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, परंतु इस सब में भी राजनीतिक मैसेज, इस सब में भी कहीं न कहीं बारीकी से देखोगे तो राजनीतिक स्वार्थ भी निकल कर आएगा। मैंने 99 एपिसोड की कंटेंट को बहुत बारीकी से राजनीति के विद्यार्थी नाते पढ़ा है। मैं कहीं पर इसके अंदर अपना या अपने दल का राजनीतिक स्वार्थ नहीं देख पाया, 100% समाज को मजबूत करने के लिए ही। तो अपने आप में विश्व के सारे राजनेताओं के संवाद में एक अलग प्रकार का संवाद है। हमारे यहाँ हिंदी में एक शब्द है, गागर में सागर। बात को इस तरह से रखो कि एक गागर के अंदर सागर जितना सत्व समाहित हो जाए। गागर के सागर को शब्द को सार्थक करते हुए देश की हर भाषा में आधे घंटे का ये एपिसोड देश के अंदर करोड़ों लोगों के लिए न केवल प्रेरणा स्रोत होता है, इसकी सारी नकारात्मकता को दूर कर कर अपने कुटुंब के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपने गांव के लिए कंट्रीब्यूट करना, अपनी जाति के लिए कंट्रीब्यूट करना, सोसाइटी एज सच कंट्रीब्यूट करना और देश के लिए कंट्रीब्यूट करने की प्रेरणा देता है। एक गागर में सागर का शब्द शायद जब बना होगा तब ये मन की बात के लिए ही बना होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मन की बात की पैन इंडिया प्रेजेंस भी है। लद्दाख और लक्षद्वीप से लेकर पूर्वोत्तर और पंजाब तक, किसान से विज्ञान तक, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर स्टार्टअप तक और सहकारिता से लेकर स्पेस तक, हर क्षेत्र को इन 99 एपिसोड में व्यक्ति और संस्थाओं के साथ साथ हर क्षेत्र को और हर भौगोलिक विभाग भारत के छूने का प्रयास मोदी जी ने किया है और सफल प्रयास।